लिंटल के अंदर ये घुस के बता रही हूँ क्योंकि ऐसे ये छोटे छोटे टॉपिक इंस्टेंट याद नहीं आते कि आपको समझाना क्या क्या है। ठीक है, लिंटल में एक आया था आरसीसी लिंटल, उसके अंदर से मैं ये सारी चीज़ें बता रही हूँ। ठीक है, वो तो आप 2 मिनट का काम है, आप वो कोई भी पढ़ लोगे, आप खुद से भी पढ़ लोगे, मगर ये चीज़ें क्या डिस्कस होकर के आती है। बीम कॉलम स्ट्रक्चर में आपको 2-3 बार से अच्छे से समझा चुकी थी कि ये इसका हमारा था प्लान। ठीक है, बीम कॉलम स्ट्रक्चर अभी तक के बेस्ट स्ट्रक्चर माने जाते हैं आरसीसी में, क्योंकि क्या होता है इसमें पूरा लोड हमारी बीच की कोई वॉल नहीं लेती है, किसी प्रकार की वॉल नहीं रहती है। इसमें क्या होता है, ये सिर्फ हमारी पार्टीशन वॉल होती है, सिर्फ पार्टीशन इसमें दिया जाता है। इसमें क्या होता है, यहाँ से आपको दिखेगा नहीं, क्यों नहीं दिखेगा, क्योंकि दोनों का हमने लेवल मैच ही कर दिया है। मतलब ब्रिक का भी लेवल मैच है और हमारे कॉलम का भी लेवल मैच है, मतलब पूरा प्लेन हो गया। ठीक है, मगर क्या होता होगा कि यहाँ से एक पूरा कॉलम खड़ा हुआ है थ्रू आउट द हाइट, वहाँ से भी एक कॉलम खड़ा हुआ है। ठीक है, अब चूंकि ये छत हाइट ही है, देखो ये पैरापिट है, ये इतनी छत हाइट नहीं है, ये पैरापिट है। ठीक है, ये ऊपर जो टावर बना हुआ ना उसकी पाली बनी हुई है इतनी इतनी, वो दिख रही है ना ऊपर की छत, वो वाली छत, खिड़की के ऊपर जितना दिख रहा है वो हमारी वॉल है। ठीक है, वॉल मतलब ये छत आ गई है, छत के जो ऊपर वाली है ये पाली बनी हुई है अपनी पैरापिट वॉल, जिसको अपनी लैंग्वेज में पैरापिट बोलते हैं। तो सपोज छत हाइट वो है, और आपको दिखाती हूँ मैं बीम और कॉलम का स्ट्रक्चर। ये जो है ना ये बीम है और ये कॉलम है हमारा, मतलब ये कॉलम के ऊपर क्या टिका हुआ है, ये बीम पूरा टिका हुआ है। ये अंदर जो अपना वो बना हुआ है भंडारा टाइप जो भी चढ़ाव का नीचे जाने का, तो ये बीम अंदर से पूरा ऐसे फॉलो हुआ होगा। ठीक है, मतलब बीम किसके ऊपर रखी हुई है, हमारे कॉलम के ऊपर। ऐसे ही कॉलम दिखेगा नहीं मगर इधर बना होगा, चाहे बीच में सेंटर में अगर 3 कॉलम का स्ट्रक्चर है तो 3 कॉलम ऐसे बीच में, एक बीच में और एक उधर बने होंगे कोने पे। ठीक है, ये वाली हमारी छत है जहाँ पे लाइट लगी, तो ये छत हाइट है इतनी इतनी। ठीक है, यहाँ पे लिंटल बना होगा, क्यों लिंटल बना होगा, क्योंकि ये अपना दरवाज़ा है, लिंटल टिका हुआ है, और दरवाज़ा स्टील का है, लिंटल आरसीसी का है, लिंटल आरसीसी का, दरवाज़ा स्टील का। स्टील के दरवाज़ा मतलब लोहे का, स्टील बोलते हैं हमारी लैंग्वेज में। मैडम हाँ, क्या ये लिंटल जो इस दरवाजे के ऊपर बना होगा वो क्या आरसीसी का ही बना है पूरा? हाँ, मेरे घर में तो आरसीसी के बने लिंटल, सारे सारे लिंटल आरसीसी के मतलब वो बने। बीम जैसा बना होगा? हाँ, बीम जैसे क्या होता है आरसीसी के लिंटल या आरसीसी की चीज़ें बनाने में एक फ़ायदा ये रहता है कि क्या होता है कि सेम मसाला हमारा बन जाता है। मतलब जो मसाला मेरे बीम में भी डला हुआ, मसाले से मतलब है हमारा कंक्रीट, जो मसाला जो कंक्रीट और जो स्टील हमारे बीम में भी हम डालते हैं। बीम में हालांकि हमारा लोड ज़्यादा रहता है, इसलिए हम क्या करते हैं मोटे सरिये डालते हैं। मोटे सरिये मतलब उसका जो डायामीटर है वो मोटा वाला डालते हैं। लिंटल में इतना लोड नहीं आता, लिंटल को खाली कितना लोड झेलना है, सिर्फ ऊपर वाली ये वाली दीवार का जो कि ब्रिक की बनी हुई है। मगर बीम को क्या झेलना है, ये पूरी छत का लोड जो पूरी आरसीसी की बनी हुई है। आरसीसी की चीज़ का भार भी ज़्यादा रहता है, ब्रिक का भार कम रहेगा। क्यों, क्योंकि ब्रिक कैसी नेचर की रहती है, पोरस नेचर की रहती है, छेद वाली रहती है, तो क्या रहती है, हल्की रहती है। ठीक है, मगर आरसीसी को कैसे बनाते हैं हम, सॉलिड बनाते हैं, तो जो छत डली हुई है ना वो ज़्यादा भार की है। तो छत का भार कौन झेलेगा, ये वाला नीचे लगा हुआ बीम, ये बीम झेलता ना, ये पूरी छत को उठा रहा है, ये तो हवा में लटकी हुई है छत, हवा में लटकी हुई छत है, तो इसका भार ये वाला बीम झेल रहा है, और जो बीम अंदर बना होगा वो भी झेल रहा होगा। फिर ये बीम कैसे कर रहे हैं, छत का भार झेल करके काय के ऊपर भार डाल रहे हैं, कॉलम पे। ठीक है, फिर ये कॉलम नीचे तक पूरा धरती तक गया होगा, जैसे इसके नीचे सेकंड फ्लोर है, फिर फर्स्ट फ्लोर है, तो कॉलम का लोकेशन सेम है सब जगह। और ये कॉलम जब तक धरती तक भी पहुंचा होगा ना, तो यहाँ पे नींव के लिए गड्ढा होगा। ठीक है, जैसे अपने प्लॉट के अंदर मैंने 4 गड्ढे बनाए ना, क्योंकि वो प्लॉट छोटा है तो 4 गड्ढे बनाए। अब अपनी स्थिति में बहुत सारे कॉलम बने होंगे, जब वो तकिया रखा हुआ है वहाँ पर भी एक कॉलम बना हुआ है। हालांकि ये कॉलम को हमको यहाँ पे छोटा वाला टावर निकालना था, तो इस कॉलम को हमने ऊपर तक कंटिन्यू कर लिया। ठीक है, जहाँ तक धरती तक गया होगा वहाँ पर फिर इसकी खोद करके नींव बनी होगी। अब चूंकि ये वाला भी कॉर्नर है, तो यहाँ पर भी हमारा क्या बना हुआ है, कॉलम बना हुआ है।
ठीक है, ये देखो, ये मार्बल जो भी लगा हुआ है ब्लैक ग्रेनाइट, ठीक है, यहाँ से भी ये पूरा, ये जो तिरछी चीज़ है ये भी कॉलम गया हुआ है नीचे तक, थ्रू आउट द अर्थ तक, ठीक है। फिर यहाँ पर भी बड़े चौड़े में की नींव खुद करके बनी होगी। तो देखो, कॉलम बीम कॉलम स्ट्रक्चर का एक फ़ायदा ये अच्छा होता है कि बीच की जो दीवारों का लोड रहता है, अगर कोई सी भी ब्रिक डिफॉल्टर निकली तो पर्टिकुलर इस वॉल पे ही क्रैक आएगा, पूरे बीम कॉलम या पूरी जो स्थितियां हैं हमारी अफेक्टेड नहीं होगी, ठीक है। तो ये प्लान था, जब मेरा प्लॉट होगा तो इसमें भी ढेर सारे कॉलम के लिए गड्ढे किए गए होंगे, ठीक है। ये मैंने 6 गड्ढे बना दिए, 6 गड्ढे मतलब 6 नींव। मैडम सबसे मजबूत मिक्सचर कौन सा होता है? आपकी आवाज़ क्लियर नहीं आ रही है सक्षम। हेलो हाँ, क्या बोल रहे हो? मैडम, सबसे ज्यादा मजबूत मिक्सचर कौन सा होता है कंक्रीट का? कंक्रीट का मिक्सचर डिज़ाइन होकर के बनता है मतलब जो मैंने आपको रेशो लिखवाए थे एक बार जब कंक्रीट पढ़ाया था, अलग अलग टाइप के हाँ रेशो बताया था, मतलब हाँ, कुछ रेशो तो फिक्स होते हैं, मगर फिर तो मैं M45 के बाद में जो रेशो बनते हैं, M45 के बाद में जो रेशो बनते हैं उसको बोलते हैं हम मिक्स डिज़ाइन, ठीक है। मतलब उस मिक्स को हमको डिज़ाइन करना पड़ता है एज अकॉर्डिंग टू हमारा IS 456 जो कंक्रीट का हमारा कोड है। IS 456 2000 में अलग अलग टाइप के कंक्रीट की मिक्स डिज़ाइन अवेलेबल है। मिक्स डिज़ाइन का मतलब ये होता है कि आपको पहले कैलकुलेट करना है कि आपको कितना मोटा आप एग्रीगेट रख रहे हो और किस शेप का एग्रीगेट रख रहे हो, कि वो तिकोना है कि गोल है, और कितना परसेंट गोल है कितना परसेंट तिकोना है, ये सारी चीज़ें आप पहले कैलकुलेट करोगे। उसमें क्या करोगे, सारे टेस्ट लगाओगे, ठीक है। एग्रीगेट का टेस्ट लगाओगे, सीमेंट का टेस्ट लगाओगे, उसमें सीमेंट भी अलग प्रकार की यूज़ करोगे, ठीक है। आपको 10-12 टाइप की मैंने सीमेंट पढ़ाई थी, OP सीमेंट, सल्फेट रेजिस्टिंग सीमेंट, तो अलग अलग टाइप के आप सीमेंट मिलाओगे, ठीक है। मतलब इन चीज़ों को बोलते हैं मिक्स डिज़ाइन बोलते हैं, क्योंकि इसमें हर चीज़ एक अलग अलग जो स्टैंडर्ड फॉर्म में होती है वैसे ही हमको मिक्स करनी पड़ती है, ठीक है। ऐसे टाइम में हम अभी जो भी कंक्रीट बनाते हैं तो हम क्या करते हैं, इतना ज़्यादा टेस्ट नहीं लगाते, हम सिर्फ स्टैंडर्ड्स पूछते हैं कि हमारे एग्रीगेट के स्टैंडर्ड्स क्या हैं, हमारे सीमेंट के स्टैंडर्ड्स क्या हैं, और किस किस रेशो में हमको मिलाना है वो देखते हैं, और हम क्या बना देते हैं, कंक्रीट मिक्स, ठीक है। मतलब M45 M50 तक भी हमको पहले टेस्टिंग करनी पड़ती है कि हमारा जो मिक्स हम बना रहे हैं वो सही है कि नहीं, ठीक है। हमने बहुत सारे टेस्ट लगाए एग्रीगेट के ऊपर, बहुत सारे टेस्ट लगाए सीमेंट के ऊपर, अलग अलग जो भी इनके टेस्ट होते हैं, सैंड के ऊपर टेस्ट लगाए, और इनकी बैचिंग के ऊपर, बैचिंग मैंने क्या बताया था, इनको कितने प्रपोर्शन में लेना है, ठीक है, कितने अनुपात में लेना है, वो होती है बैचिंग, ठीक है। बैचिंग के ऊपर हम टेस्ट लगाएंगे, फिर इनकी मिक्सिंग के ऊपर हम टेस्ट लगाएंगे। मिक्स बना करके हमने अंदाजे से बनाया कि चलो हमारा ये मिक्स इस हिसाब से होगा। अंदाज़ा किसका लगाया, हमने कोड का हेल्प लिया, तब कोड बोला अगर इस प्रकार का हमारा एग्रीगेट आया, आपने टेस्ट लगाया, इस प्रकार का सीमेंट आया, आपने टेस्ट लगाया, तो हो सकता है आप फलाना फलाना जो भी रेशो आपका फिक्स है उस रेशो में आप मिलाओगे, तो हो सकता है आपको M50 का कंक्रीट मिल जाए, ठीक है। मिल जाए मतलब मिल सकता है, उसने ऐसा बोल रखा है, मगर M50 का कंक्रीट हमने ऐसे थोड़ी भलते ही बना दिया और हमने बोल दिया कि इसकी स्ट्रेंथ M50 की होगी, ठीक है। हम नहीं जानते, हम नहीं जानते, जब कब तक नहीं जानेंगे, जब तक कि हम कंक्रीट के क्यूब बना करके उसको CTM मशीन में पूरा 28 दिन के बाद, 28 दिन तक इनको पूरा पानी में डुबो करके फिर बाद में CTM मशीन में तोड़ेंगे, और जब ये टूटते हैं कितने पे, 50 से ऊपर की कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ पे, तब हम बोलेंगे कि हमारा फलाना फलाना जो मिक्स हमने बनाया है वो M50 का हुआ है। आई बात समझ में? आपका जो यस क्वेश्चन मैडम। था कि सबसे ज़्यादा मजबूत कौन सा कंक्रीट रहता है, तो सबसे ज़्यादा मजबूत हम हमारे यूज़ के हिसाब से हमारा कंक्रीट बनाते हैं,
ठीक है, हमारा यूज़ क्या है, अगर हमको यूटिलिटी बैठ रही है कि M50 का हमको कंक्रीट देना है, मतलब इतनी मजबूती का, तो हम मिक्स बनाएंगे। मगर इसका मैं सीधा सीधा सा एक और अल्टरनेट मतलब विकल्प बताती हूँ कि हमको इतनी स्ट्रेंथ का कंक्रीट कब चाहिए रहेगा, जब हमको बिल्डिंग मजबूत बनानी होगी। ठीक है, और ये सब करने में क्या लगती है, हमारी इकोनॉमी, मतलब पैसा। ठीक है, मजबूत तभी बनेगा जब स्टैंडर्ड हमारे एग्रीगेट होंगे और स्टैंडर्ड हमारी सीमेंट होगी। मतलब हम इतनी दनफन करें हमको M50 की स्ट्रेंथ लेने के लिए, यही बोल रहा हूँ ना, M50 की अगर कोई से भी स्ट्रक्चर में हमको स्ट्रेंथ चाहिए M50 की। हाँ अगर मैं ये कॉलम डाल रही हूँ तो मेरे को M50 का कंक्रीट बनाना है, या ये बीम डाल रही हूँ तो M50 का मेरे को कंक्रीट बनाना है। ठीक है, मजबूती चाहिए तो दो प्रकार से मजबूती आएगी, हाँ या तो M50 का RCC लगा दो आप, या फिर इसका स्ट्रक्चर का क्या बना बढ़ा दो, एरिया। ठीक है, ज़्यादा एरिया फैलेगा तो ज़्यादा लोड झेलने में सक्षम रहेगा। ठीक है, हाँ यहाँ पर एरिया नहीं है तो हम मजबूती वाला कंक्रीट बना रहे हैं ताकि कम एरिया में मजबूत रहेगा तो वो झेल सकता है। ठीक है, यही चीज़ है, यही लॉजिक है। हमको मतलब M50 या एरिया से नहीं, हमको मतलब है मजबूती से, है ना। हमारा लॉजिक सिर्फ इतना ही रहता है, कोई भी बिल्डिंग बनाए तो हमारी मजबूत रहे और हमारे जो भी कंडीशन है उसको सेटिस्फाई करे, मतलब लोड झेलने में सेटिस्फाई हो। तो आप चाहे वो M50 का हो चाहे एरिया को बढ़ा करके हो, दो ही सीधी सी बात है। मतलब M50 का होगा तो भी मजबूत कहला जाएगा और एरिया भी ज़्यादा रहा तो भी मजबूत कहला जाएगा। मगर इसमें सीधी सीधी प्रॉब्लम ये है कि एरिया नहीं बढ़ाना है हमको, क्योंकि हमारे पास भैया जगह ही नहीं है, जगह ही तो स्क्वायर फीट में महंगी मिल रही है। तो एरिया नहीं बढ़ाना मगर हमको मजबूत बनाना है। क्यों? क्योंकि एक के ऊपर एक बिल्डिंग हम तान सके। ठीक है, तो दूसरी चीज़ अगर मजबूती वाला पॉइंट है तो हम RCC को एक रेगुलर बनता है हमारी सिंगली रेनफोर्स्ड बीम। देखो ये सब RCC की बात है, जब आप RCC पढ़ोगे ना तब आपको पता पड़ेगा सिंगली री और डबली री। मैंने इस बीम को यहाँ से काटा, ठीक है, काट दिया और ऐसे करके देखा। ठीक है, मतलब ऐसे ये बीम जो भी था यहाँ से काट करके ऐसे देखा। तो क्या होता है बेटा, जब किसी भी चीज़ पे लोड लग रहा है, जैसे सपोज ये हमारा बीम है, इस पे लोड लग रहा है, इस पे लोड लग रहा है तो ये रेल रहा है, रेल रहा है ना, लोड लग रहा है तो रेल रहा है अपनी जगह से। ठीक है, मतलब ऊपर के डायरेक्शन में मैंने बताया था कॉम्प्रेशन आता है और नीचे जहाँ पे रेलता है ये वहाँ पे आता है टेंशन। क्यों? क्योंकि अगर ये बीम है, ये पहले ऐसी है और फिर बाद में इस पे जो लोड लगा तो ये कैसी हो गई, ऐसी हो गई। अरे क्या लाइन पे हो के नहीं, आवाज़ आ रही है कि नहीं आ हाँ रही? मैडम। संजय कहाँ हो? ठीक है, तो लोड लगा तो ये रेल गई, मतलब ऊपर वाले जो मेंबर्स है उसमें क्या आ गया, कॉम्प्रेशन, और नीचे वाले जो है उसमें टेंशन आ गया। तो मैंने आपको पहले बताया था कि जहाँ टेंशन होता है वहाँ पर हम क्या देते हैं, सरिया। क्यों देते हैं? क्योंकि सरिया हमारा दोनों चीज़ में क्या रहता है, मजबूत रहता है। दो चीज़ कौन सी, एक तो टेंशन और दूसरा कॉम्प्रेशन। ठीक है, और जो हमारा कॉम्प्रेशन जहाँ आता है तो वहाँ उस साइड में हम क्या देते हैं, कंक्रीट। ठीक है, देखो बनते दोनों एक साथ ही है, ऐसा नहीं कि सरिया अलग अलग कर देंगे ना कंक्रीट अलग अलग कर देंगे। पहले क्या बनता है, सरिये का जंगला बनता है, मतलब सरिये का पूरा हमारा सेटअप बनता है। सरिये बंधते हैं ना, देखे होंगे आप सब ने। तो मेनली क्या होता है कि जो नीचे के साइड में जो सरिये लगते हैं ना, ऐसे सीधे सीधे जो सरिये लगेंगे वो मोटे लगाए जाते हैं।
क्यों मोटे लगाए जाते हैं नीचे के साइड में? क्योंकि नीचे के साइड में क्या आता है? टेंशन आता है। क्यों नीचे के साइड में टेंशन आता है? जब लोड अपवर्ड से डाउनवर्ड लगता है तो हमारा जो स्ट्रक्चर है वो कैसा बैंड होगा? नीचे के साइड। ठीक है, किसी भी चीज़ में मैं अगर ये चीज़ मेरी टिकी हुई है, सपोज ये चीज़ ही, ये सब मान लेना कि ये टिका हुआ, अगर मैं इस पे लोड लगाऊंगी, इस पे लोड लगाया तो कैसा जा रहा है? ये नीचे रेल रहा है ना, नीचे की साइड रेल रहा है। ठीक है, ऊपर से लोड लगाया तो नीचे की साइड रेलेगा। तो ऊपर से क्यों लोड लगेगा? क्योंकि भैया ऊपर से तो ग्रेविटी नीचे की ओर वर्क करती है, तो जो ये ऊपर की छत है वो नीचे के साइड ही लोड लगाएगी, है ना। सारे स्ट्रक्चर है वो नीचे के साइड ही लोड लगाएंगे। तो वैसे ही बात होती है, तब हम मेन रेनफोर्समेंट कहा देते हैं नीचे के साइड। क्यों? क्योंकि नीचे का ही लोड के टाइम पे बेंड होता है स्ट्रक्चर हमारा। समझ में आ रहा है कि छोड़ दूँ ये हाँ हाई मैडम। लेवल बातें? ऊपर से तो नहीं जा रही है? नहीं मैडम, आ रही। इसीलिए जो मेन रेनफोर्समेंट हम देते हैं वो हम टेंशन साइड में देते हैं। टेंशन साइड कहाँ होती है? लोअर में। कोई भी स्ट्रक्चर या कोई भी बॉडी को मैं देखूँ तो हमारी टेंशन साइड नीचे की साइड रहेगी। अगर ऊपर से हमारा जो लोड लग रहा है तो हमारा रेनफोर्समेंट कैसे साइड में मेन रहेगा? ऐसे रहेगा, लेंथ वाइज। ठीक है, सरिया। और ऊपर के साइड में जो रहेगा कम डायामीटर का रहेगा, मतलब छोटा रहेगा। ठीक है, दिख रहा है? मैंने इस बीम को काट के दिखा रही हूँ मैं। ठीक है, अब ये ऐसे आंकड़ों से बंधे हुए रहते हैं। ठीक है, देखा होगा ना भैया ऐसे सरिये बंधे हुए? देखे क्या? बिना बिना कंक्रीटिंग के ऐसे सरिये आपने बंधे हुए देखे होंगे, हाँ मैडम, है देखते ना। हैं। फिर क्या इसमें आसपास पहले सरिये बंधते हैं, फिर ऐसे तरापे फिट होते हैं, फिर उसके बाद क्या करते हैं? हम कंक्रीट इसमें डाल देते हैं, है ना। ऐसे ही करते हैं ना। फिर जब खोलते हैं तो पूरा हमको हाँ सरिये दिखते ही नहीं है। क्यों नहीं दिखते? क्योंकि सरिये के बीच में क्या आ गया? कंक्रीट आ गया। तो ये जो सरिये है ये हमारे मेन है। क्या है? मेन स्टील है ये। मतलब जो टेंशन झेलेगा ना तो वो यही वाले सरिये झेलेंगे जब लोड लगेगा। आसपास वाले। हाँ हाँ, और ये वाले हमने क्यों बांधे हैं? ये वाले सरिये होते हैं डिस्ट्रीब्यूशन स्टील। डिस्ट्रीब्यूशन स्टील, इसका मकसद इतना होता है कि जो नीचे वाले सरिये बंधे हुए हैं उसको ऊपर वाले सरिये को ऐसे जब रिंग बांधी जाए तो ये हेल्पफुल रहे, प्लस नीचे वाले सरिये को अपनी जगह पर बनाए रखे। ठीक है, ये ऐसा थोड़ी, ये भी तो आड़े टेढ़े हो सकते हैं क्योंकि हमने अभी कंक्रीटिंग थोड़ी करी। बांधने के टाइम पे सरिये आड़े टेढ़े हो सकते हैं। इसीलिए हम क्या करते हैं? ऊपर की साइड में कौन से सरिये बिछाते हैं? डिस्ट्रीब्यूशन, ताकि हमको जब हम स्टीरअप्स बाने, स्टीरअप्स मतलब ये जो रिंग होती है थ्रू आउट द लेंथ बनती है, इसको बोलते हैं हम स्टीरअप्स। ये कॉलम में भी आपने देखे होंगे, जब ये से सरिये खड़े रहते हैं तो आपको ऐसी रिंग देखने को मिलती है। ठीक है, बंधी हुई रहती है ना, सरियों की रिंग रहती है ये, बारीक सरियों की। ठीक है, तो ये रहते हैं हमारे डिस्ट्रीब्यूशन स्टील। तो ये क्या कहलाया? हमारा सिंगली रीइंफोर्स्ड बीम। मतलब सिंगली क्यों बोला इसमें? सिंगल क्यों बोला? क्योंकि हमारा जो मेन सरिया है वो सिंगल तरीके से ही है। मतलब मेन सरिया जो है सिर्फ एक ही जगह पर लोड झेल रहा है, सिंगली रेनफोर्स्ड है। तो आप बोल रहे हो M50 का कंक्रीट, तो क्यों ना मैं इसको डबली बना दूँ? मतलब टेंशन साइड में जहाँ पे हमारे कंक्रीट का रोल ज़्यादा होता है वो कौन सा साइड होता है? कॉम्प्रेशन साइड। इसको मैं अगर आधा आधा बांटूँ तो ये नीचे वाला कौन सा जोन है हमारा? टेंशन जोन, जहाँ पे खिंचाव वाला लोड लग रहा है। और ये ऊपर वाला अगर अलग बांटूँ तो ये कौन सा? हमारा कॉम्प्रेशन जोन। अब मैंने क्या बोला था? हमारा कंक्रीट काय में बेस्ट है? कॉम्प्रेशन में। और हमारा सरिया काय में बेस्ट है? टेंशन में भी और कॉम्प्रेशन में भी। तो कंक्रीट हैवी बनाने की बजाय मैं क्या करूँ? इस जोन में भी क्या करूँ? सरिया ही दे दूँ ना। तो हमारा कॉम्प्रेशन जोन कंक्रीट के कारण नहीं मगर स्टील के कारण तो मजबूत बन जाएगा।
आई बात हाँ समझ में थोड़ी बहुत? मतलब हाँ इसमें मैडम। इतनी दनफन करो कंक्रीट बनाने में, तो इससे अच्छा कि जहाँ इसकी रिक्वायरमेंट है उस जगह भी हम क्या कर सकते हैं, सरिया दे सकते हैं। समझ में आ रहा है थोड़ा बहुत? थोड़ा बहुत भी आ आ रहा रहा है है? मैडम। संजय वंजय को आ रहा है, और दूसरे जो भी हैं। देखो ये आरसीसी में आप पढ़ोगे, अभी के लिए सिर्फ इतना बता रही हूँ कि जो भी हम स्ट्रक्चर बनाते हैं उसमें दो प्रकार के लोड आते हैं। अगर आप मैकेनिक्स अच्छे से पढ़ते तो आपको पता होता, और नहीं भी पढ़ा तो भी कोई दिक्कत नहीं, पढ़ते पढ़ते वो आपको समझ में आ जाएगा। दो प्रकार के लोड मेनली होते हैं, एक कंप्रेशन और एक टेंशन। ठीक है? ब्रिक में कौन सा टेस्ट लगाते हैं सक्षम? मैडम ब्रिक में कंप्रेसिव टेस्ट। हाँ ठीक है। तो टेंशन वाला टेस्ट हम कंक्रीट में भी नहीं लगाते और ब्रिक में भी नहीं लगाते। क्यों नहीं लगाते? क्योंकि ये तो बहुत ही वीक होती है। हाँ ब्रिक भी हमारी वीक होती है टेंशन में, और कंक्रीट भी हमारी वीक होती है। तो टेंशन की जब बात करें तो टेंशन हमारा सिर्फ सरिया ले पाता है। आई बात समझ में? सरिया मगर सब में हाँ स्ट्रॉन्ग रहता है, मगर इसमें पैसा भी ज़्यादा लगता है। तो जो हम आगे बात कर रहे थे स्टील स्ट्रक्चर के, तो स्टील स्ट्रक्चर हमारे पूरे सरिये से बनते हैं, मतलब या फिर हमारे पूरे स्टील से बनते हैं। ठीक है? और प्लस ये जल्दी भी बन जाते हैं और ये ज़्यादा इफ़ेक्टिव भी रहते हैं। क्यों रहते हैं? क्योंकि आरसीसी जो रेनफोर्स, जो कंक्रीट हमारा चीज़ झेलता है वो कॉम्प्रेसिव नेचर का लोड झेलता है, और जो स्टील होता है वो दोनों प्रकार के लोड झेल लेता है। ठीक है? तो बड़ी बड़ी जब इंडस्ट्रीज देखते हो आप, बड़े बड़े आप देखना स्टील स्ट्रक्चर करके, आप यूट्यूब लगाना कि स्टील स्ट्रक्चर कैसे बनते हैं, क्या बनते हैं। मैं ही या तो एक वीडियो दिखा दूंगी, तो आपको देखने में आएगा स्टील स्ट्रक्चर बहुत जल्दी पे तैयार हो जाता है और बहुत मजबूत भी होता है। ठीक है? तो आ जाते हैं हम आरसीसी लिंटल पर। आरसीसी लिंटल मतलब इसमें एक चीज़ का फ़ायदा हमें ये होता है कि आज के टाइम पे हमारा आरसीसी का कंस्ट्रक्शन होता है, आप सभी जानते हो। तो हमारे बीम कॉलम में हम किसका यूज़ करते ही हैं, आरसीसी का यूज़ करते ही हैं। तो उसी टाइम पे तुरंत हमको सेम ग्रेड, सेम स्टील की ग्रेड का हमको क्या मिल जाता है, आरसीसी मिल जाता है। तो हमको लिंटल बना लेने में भी क्या हो जाती है, सुविधा हो जाती है कि सेम ग्रेड का हमको लिंटल भी मिल जाएगा। देखो, दे आर मेड अप ऑफ फ्रॉम रेनफोर्स एंड कॉन्क्रीट। ठीक है? रेनफोर्समेंट मतलब हमारा सरिया, और कॉन्क्रीट मतलब हमारा मिक्सचर ऑफ सैंड, सीमेंट एंड एग्रीगेट। ठीक है? द रेनफोर्समेंट इज प्रोवाइडेड फॉर द रेजिस्टिंग टेंसाइल स्ट्रेसेस। क्या बोल रहा है? द रेनफोर्समेंट इज प्रोवाइडेड फॉर रेजिस्टिंग टेंसाइल स्ट्रेंथ। ठीक है? मैंने चिल्ला चिल्ला के आपको हर बार बताया है कि टेंसाइल स्ट्रेसेस या टेंसाइल लोड कौन झेलता है, हमारा रेनफोर्समेंट मतलब सरिया। ठीक है? तो सरिया हम क्यों प्रोवाइड कर रहे हैं, किसको रेजिस्ट करने में, किसका विरोध करने में, टेंसाइल स्ट्रेसेस का। ठीक है? कंक्रीट इज प्रोवाइडेड फॉर रेजिस्टिंग कॉम्प्रेसिव स्ट्रेसेस, और कंक्रीट काय में सही रहता है, हमारा कॉम्प्रेशन में, और हमारा रेनफोर्समेंट किस में सही रहता है, टेंशन में। ठीक है? तो वही चीज़ बोल रहे हैं कि कंक्रीट हम काय के लिए प्रोवाइड कर रहे हैं, किसका विरोध करने के लिए, कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस ताकि झेल ले। दे आर वेरी सुटेबल इन द मॉडर्न कंस्ट्रक्शन। आज का जो कंस्ट्रक्शन है उसमें ये बहुत ही ज़्यादा सूटेबल होते हैं, बहुत ही ज़्यादा सही साबित होते हैं। ठीक है? दे मे बी कास्ट एनी टाइप, एनी शेप एंड एनी साइज। ठीक है? ये किसी भी शेप में हम कास्ट कर सकते हैं, मतलब बना सकते हैं। ठीक है? किसी भी साइज में हम इसको बना सकते हैं। ठीक है? इसमें क्या होता है, जो हमारा स्टोन का लिंटर आता था वो हमको सीधा सीधा मिलता था, उसकी कटिंग ड्रेसिंग करके हमको जो शेप, जो साइज मिलता था हमको उसी में लगाना पड़ता था, मतलब जो फर्शियों के जो लिंटर बनते थे। ठीक है? इसमें क्या करते हैं हम, हमारी रिक्वायरमेंट के आधार पर हम उसको साइड पे या उसी टाइम पे उसी जगह पर कास्ट कर सकते हैं। दे मे बी यूज फॉर लॉन्ग स्पान। क्या था, ये ज़्यादा लंबे स्पान के लिए यूज़ नहीं हो रहे थे, मगर ये हम लंबे स्पान के लिए मतलब लंबी चौड़ाई के लिए कास्ट कर सकते हैं।
दे मे बी प्री कास्ट और कास्ट इन सिचू। ठीक है, ये वाला पॉइंट समझना। दे मे बी मतलब प्री कास्ट मतलब हम अलग से उसको बना करके पका करके ले जा करके उसको ऐसे रख भी सकते हैं स्टोन की तरह, और हम साइड पे मतलब जहाँ बन रहा है वहाँ भी तरापे लगा करके इन सिचू मतलब साइड पर ही कास्ट भी कर सकते हैं। मतलब मेरा अगर मन करा तो मैं इसको यहाँ पे तरापे के अंदर कास्ट कर लूँगी, ऐसा लंबा का लंबा बीम ले लूँगी और ले जा करके मतलब गेट के ऊपर पे हमको जहाँ लगाना वहाँ लगा सकूँगी। मतलब वो क्या हो गए, प्री कास्ट हो गए। मतलब यहाँ पे मैंने इसको कास्ट कर लिया पहले से और ले जा करके लगा दिया। और इन सीचू कास्ट मतलब मैं जहाँ पर दरवाज़ा है मतलब जहाँ खिड़की है उसी के ऊपर क्या करूँगी, तरापे लगाऊंगी, फिर उसको वहीं पे कास्ट करूँगी। ठीक है, मतलब दोनों तरीके से हम उसको कर सकते हैं। एक तो हमारा इन सीचू कंस्ट्रक्शन भी कर सकते हैं, मतलब साइड पे ही या जहाँ लोकेशन पे हमको जहाँ लिंटल चाहिए वहाँ पर ही कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं, या फिर मेरी सहूलियत के हिसाब से बना करके पहले से उसको स्ट्रेंथ दे करके भी वहाँ जा करके मैं लगा सकती हूँ। आई बात समझ में? इतनी समझ में आई? कहाँ गायब हो गए सब? जी मैम। हाँ, समझ में आ रहा है संजय? हाँ मैम आ रहा। अभी जो पहले समझाया था मैंने आरसीसी और सरिया और उसका। हाँ मैम, आपने पहले एक बार बता दिया था, वो रिवीजन कर दिया आपने मतलब। ठीक है, ये अच्छा है। तुमको तो वैसे भी आता ही है, मगर ये सक्षम को थोड़ा उड़ गया होगा। मैम ये मेरे है ना? को भी इतनी थोड़ी आती है, मैंने रोड वाला काम किया है, बिल्डिंग वाला काम थोड़ी ज्यादा ज्यादा नहीं किया मतलब। मगर सरिये बंधते देखा तो होगा ना कहीं भी, अपने घर में या घर के हाँ आसपास। मैम देखा है, तो देखा है, देखा देखा ना है। नीचे के साइड मैम में मैं पूछ मोटे रहा से। था, हाँ हाँ, मैम बोलो। जैसे कि ये जो रिंग बनती है अपनी, दो टाइप्स की बनती है ना, एक गोल वाली स्टीरअप्स। भी बनती है और चौकुट वाली भी बनती है। मेनली गोल नहीं बनती है, ये तो मैंने ऐसे गोल बना दिए। होता क्या है, ये ऐसी बनती है जैसे हमारे जैसे ये सपोज कॉलम की सरी है, तो ये कैसी बनती हाँ है, यहाँ से आंकड़ा घूमता है, मतलब ये लास्ट यहाँ पे होती है। ठीक है, सॉरी, ये ऐसे बंद किए, ये यूं जाती है, फिर ये सरिये के आसपास घूमती है, फिर ये वाला सरिया कवर मैम, ये जो करती दो है। नुक्से, ये जो दो कोने टाइप निकले अंदर की साइड रहते हैं, हाँ हाँ, हाँ ये ये इनको हाँ। क्या बोलते हैं मैम? इनको क्या बोलते हैं, इनको वैसे क्या बोलते हैं ये तो नहीं मालूम है, मगर ये पूरी रिंग को क्या बोलते हैं, हम स्टीरअप्स बोलते हैं। स्टीरअप्स। स्टीरअप। हाँ, इन रिंग को बोलते हैं स्टीरअप्स। ठीक है, ये अपने कॉलम में भी बनती है और ये अपने बीम में भी बनती है। ठीक है, इनका मुद्दा सिर्फ इतना होता है कि हमारा जो कॉलम है मतलब ये सिर्फ ऐसा दिख रहा है आपको, होगा कैसा, ऐसा लंबा। ठीक है, अब सरिया हाँ अगर ऐसा लंबा लगा हुआ है तो ये रेलेगा, रेलता है ना सरिया। हाँ मैम, तो सही ये है। जब एक सरिया, दो सरिया, तीन सरिया, चार सरिये को आपस में एक जान करना है हमको, मतलब चार सरिये अलग अलग, एक इधर रेलेगा, एक इधर रेलेगा, एक इधर रेलेगा। अगर हम उनको खड़ा बांध रहे हैं तो ये रिंग क्या करेंगे हम, एक यहाँ लगा दी, एक यहाँ लगा दी, एक यहाँ लगा दी, मतलब चारों रिंग को हम क्या करेंगे, चारों जो हमारे सरिये हैं उनको क्या करेंगे, रिंग से बांधते हैं। मतलब इस रिंग का काम ये इन स्टरअप्स का काम ये होता है कि जो चार सरिये हैं ये अपनी जगह पर बने रहे, मतलब इधर उधर ना हो। ठीक है, और ये आंकड़े इसलिए होते हैं, जैसे अगर मैं यहीं से रिंग ये सरिया स्टार्ट करूँगी, मतलब हम इसको थोड़ा सा लंबा करते हैं। ठीक है, लंबा करके अंदर की साइड रखते हैं। ठीक है, मतलब ये वाली सरिया के मतलब जो भी तार होगा, जैसे तार तो नहीं बोलेंगे, सरिया ही बोलेंगे, क्योंकि वो 6 mm या 8 mm का होता है। ठीक है, तो हाँ ये जो सरिया होगा कम से कम इतना यूज़ करते हैं, इससे कम का भी आएगा तो हम यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि वो क्या होता है कि आपस में कंक्रीट के लोड से ही वो वीक हो जाता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 6 या 8 mm का सरिया अगर हमने यहाँ से स्टार्ट करा तो ऐसे घुमाते हुए हम ये दूसरा सरिया कवर करेंगे, ये तीसरा सरिया कवर करेंगे, चौथा सरिया कवर करने के बाद इसको थोड़ा सा अंदर ला करके छोड़ देंगे। इसका मुद्दा ये होता है कि अगर हम यहीं से स्टार्ट करते तो ये क्या होता है, ये भी रेलने लगता, ये भी खुल जाता। मगर हम किसी भी चीज़ को अगर हम डोरी भी बांधते तो उसको थोड़ा लंबा करके छोड़ते हैं। ठीक है, अब क्या होगा, इसमें हम क्या कर देंगे, कंक्रीट भरेंगे ना तरापे लगा करके, तो ये जो निकले हुए एक्स्ट्रा सरिये हैं ये कंक्रीट के साथ में मिक्स हो जाएंगे। तो इनका मुद्दा ये है कि ये जो रिंग है ना ये ढीली नहीं पड़ेगी।
ठीक है, इसलिए ये जो कोने रहते हैं, जो एज रहती है, हम इसको एक्स्ट्रा में निकालते हैं। ठीक है, वहीं अगर मैं 3D डायग्राम बनाऊँ अपने, सॉरी 2D डायग्राम, मतलब ये यहाँ से 4 सरिये हैं और इधर से ये एक के पीछे एक लगे हुए हैं। ठीक है, जैसे ये ऐसे लगे हुए हैं। ठीक है, 4। तो ये रिंग हमको कैसी दिखेगी, ये अंदर की साइड से चालू होती हुई ये ऐसे 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 करके फिर ये निकली हुई। ठीक है, तो दूरी दूरी पे हमको ये रिंग देखने को मिलती है। ठीक है, तो ये ऐसे रिंग बनाते ताकि ये पूरा एक बॉडी जैसा खड़ा का खड़ा हमको मिले। ठीक है, ये कॉलम की बात थी, ऐसे ही हम बीम में भी ऐसे ही बनाते हैं। ठीक है, दूसरी चीज़, हम स्लैब में ये नहीं बनाते हैं। स्लैब कैसी डलती है हमारी, पूरी ओवरऑल डलती है, मतलब जैसे 2 बीम के ऊपर टिकती है, तो हमारा क्या रहता है, आधा कॉम्प्रेशन के साइड में हम सरिया रखते हैं, फिर ऐसा करके हमारा जो मेन सरिया रहता है वो नीचे की साइड जाता है और फिर ये ऐसा आता है। मतलब ये इतनी मोटाई की हमारी स्लैब है। आ रही है बात समझ में? और बाकी रेनफोर्समेंट हमारे ये ऐसे बिछे रहते हैं नीचे के साइड में सरिये जो है। ठीक है, और ऊपर के साइड हम ऐसे सरिये बिछाते हैं, क्यों, ताकि ये अपनी जगह पर हमारे जो मेन रेनफोर्समेंट है उसके ऊपर बिछा रहे। ठीक है, ये तो आप आरसीसी पढ़ोगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें और क्लियर होगी, मगर ये हमारा मेन ही है। ठीक है।